हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। बच्चों, फिर से आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज हाइब्रिडाइजेशन का जो बचा हुआ रिमेनिंग टॉपिक था उसके लिए। आपको इससे पहले मैंने sp sp2 sp3 हाइब्रिडेशन निकालना सिखा दिया था। उसका एप्लीकेशन आप लोगों को बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल निकालना अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखा दिया था। आप लोगों ने कमेंट किया था एकदम से भर भर करके, बहुत मजा आ गया देख करके, खूब अच्छे तरीके से आप लोगों ने सीखा भी था। आज जो यहाँ पे बताने वाला हूं कि इसमें हम लोगों को कुछ रिमेनिंग पार्ट है, उसका मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सुनिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें कि दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें से पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल इसमें कितना है। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे मारेंगे कि 2, गलत। यहां पे मैंने आपको नंबर ऑफ sp2 कार्बन नहीं पूछा है, यहां पे मैंने आप लोगों को पूछा है नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है वो कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको दे देता हूं, उसके बाद बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन इंटरमिक्सिंग। बच्चों एक बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि sp3 होता है, sp3 में क्या होता है 1s3p जाता है, मतलब टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाता है। तो sp2 में कितना जाता है, sp2 में 1 जाता है s और 2 जाता है p, मतलब 2 हो गया p और 1 हो गया s, मतलब टोटल यहां पे sp2 कितना बनेगा 3। हमने वही कहा है कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन इंटरमिक्सिंग। मतलब आप इसके केस में देखिए, आपको मैं एक जगह पहले लिख देता हूं इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को 5 मिनट के अंदर इसको आपको आंसर निकालना सिखा दूंगा। एक तरफ आप लोगों को क्या करना है, आपको एक तरफ लिख देना है इसके केस में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं तो आप यहां पे चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, हाँ ठीक है, प्योर आप एक तरफ लिख सकते हो इसके केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसा लिख दीजिए आप एक तरफ इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरी तरफ लिख दीजिए आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक तरफ आप इसके केस में लिख दीजिए नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरीके से आप देखिएगा ध्यान से। होता क्या है बच्चों, अगर कहीं पे क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है कि sp3 है, तो sp3 में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे कितना हो जाएगा 4 यहां पे हो जाएगा sp3 ऑर्बिटल, 4 sp3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन इंटरमिक्सिंग। तो sp3 में 1s गया और 3p गया, तो 1s और 3p मिलकर के 4 बनेगा टोटल sp3, यानी कि हम लोग कहेंगे 4 sp3। और नंबर ऑफ अनहाइब्रिड 0, क्योंकि जितने भी यहां पे था एटॉमिक ऑर्बिटल सभी के सभी चले गए इंटरमिक्सिंग में। और सेकेंड में यहां पे आपको दिया हुआ है जिसमें कि sp2 में क्या हुआ बच्चों 1s2p, इसका मतलब टोटल यहां पे कितने बनेंगे 3sp2, और इसके केस में जब 1s 2p इंटरमिक्सिंग गया तो 1p बच गया इसका अनहाइब्रिडाइज्ड, वही 1p रह जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद बच्चों, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, मतलब इसका हुआ 1s इंटरमिक्स विथ ओनली 1p ऑर्बिटल, मतलब टोटल यहां पे हो गया 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब 1s और 1p इंटरमिक्सिंग गया तो बच्चों इसके केस में हम लोग कहने वाले हैं कि इसके केस में टोटल जो है 2p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। अब इसके कॉन्सेप्ट के आधार पे आप देखने का कोशिश कीजिएगा। तो नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल आपको पूछा जा रहा है इथीन में कितना है, तो सुनिए यहां पे हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल आप पहले निकालने के लिए पहले आप निकालिए नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम। तो बच्चों आपको यहां पे दिख रहा होगा ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है और इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है। और जैसा कि मैंने कहा 1sp2 का मतलब हुआ 1s
2p, मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में गया। जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में गया तो टोटल 3 बनेगा sp2। बच्चों 1 कार्बन जो sp2 है उसमें 3 sp2 ऑर्बिटल होगा और दूसरे में भी 3 sp2 ऑर्बिटल होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 3 3 6। यहां पे कहेंगे 3 sp2 इसके पास और 3 sp2 इसके पास, टोटल sp2 का संख्या यहां पे होने वाला है 6। एक बार पूछा है, जेईई मेन का क्वेश्चन बता रहा हूं, जेईई मेन में पूछा था कि बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल कितना होता है। तो पहले मैं आपको निकालना सिखाता हूं कि इसके केस में नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितना है और फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहां पे नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल कितना है। तो पहले आप देखें नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितना है। तो बच्चों आप कहोगे ये भी sp2, 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 6 के 6 कार्बन सबके अबाउट 1 पाई बॉन्ड है। और मैंने कहा था जिस कार्बन के अबाउट 1 पाई बॉन्ड होता है उसके अबाउट 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर किसी कार्बन के अबाउट 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड है इसका मतलब उसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। तो सारे के सारे कार्बन जो होता है इसके केस में वो होता है sp2। टोटल हो गया यहां पे 6। लेकिन जेईई मेन में क्या पूछा था? वो पूछा था इसके केस में नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल। जैसा कि बच्चों हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन इंटरमिक्सिंग। तो 1 sp2 का मतलब हो गया 1s अंडरगोज इंटरमिक्सिंग विथ 2p ऑर्बिटल। तो 1s और 2p जब इंटरमिक्सिंग करता है तो टोटल बनता है 2 + 1 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 1 कार्बन में 3 sp2 हो गया तो 6 में कितना हो गया? 18 हो जाएगा ना। यानी कि यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि 18। बच्चों याद रखना, जहां कहीं भी sp2 कार्बन होगा उसके पास होगा 3 sp2, अगर sp होगा तो 2 sp ऑर्बिटल, अगर sp3 होगा तो टोटल होगा 4 sp3 ऑर्बिटल। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है तो टोटल नंबर ऑफ sp3 ऑर्बिटल उसके पास कितना होगा। जैसे कि आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा दिया हुआ है इसके केस में, ये दिया हुआ है मीथेन। अगर यहां से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ sp3 ऑर्बिटल यहां पे कितना है, तो बच्चों आप देख सकते हो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यहां पे जो मीथेन है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है। और आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनता है। जब 1s ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है 3p ऑर्बिटल के साथ, मतलब 3p 1s मिला करके टोटल बनेगा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जी हां, इसलिए एक कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है तो टोटल वहां पे sp3 ऑर्बिटल का संख्या जो हो गया इसके केस में वो हो गया यहां पे बच्चों टोटल यहां पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो गया तो टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कितना बचेगा। आपने अभी तुरंत देखा है, मैंने आपको बताने का कोशिश भी किया था, ठीक है। तो एक तरफ आप लोगों को यहां पे दिया हुआ रहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे तरफ आप लोगों को दिखा देता हूं इसके केस में नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। बच्चों आपको इससे पहले भी मैंने एक बार लिख दिया है क्योंकि आगे का क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं। तो अगर फर्स्ट में आपको sp3 कहता है तो आपको पता है कि 1s 3p इंटरमिक्सिंग में चला गया, मतलब यहां पे कहेंगे 0 अनहाइब्रिडाइज्ड। और सेकंड में अगर आपको कहता है sp2 तो 1s 2p इंटरमिक्सिंग गया, इसका मतलब यहां पे 1p बच गया अनहाइब्रिडाइज्ड। और अगर कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब 1s 1p गया इंटरमिक्सिंग में, जबकि p ऑर्बिटल कितना होता है 3, तो p ऑर्बिटल होता है 3 जिसमें कि 1s और 1p इंटरमिक्सिंग में गया तो टोटल यहां पे बच गया इसके केस में कितना p, आप कहोगे इसके केस में 2 बच गया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे अब जो मेरा क्वेश्चन है वो पहले जब एम्स अलग हुआ करता था तो एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, सुनोगे ध्यान से। क्वेश्चन ये पूछा था बच्चों, यहां पे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं विनाइल एसिटिलीन। और इस विनाइल एसिटिलीन में पूछा था कि नंबर ऑफ अनहाइब्रिड
नंबर ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इसमें कितना है, यही पूछा था। नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कितना है? ए ऑप्शन यहां पे जो दिया था वो दिया था इसके केस में 4, उसके बाद यहां पे दिया था 6, उसके बाद यहां पे जो दिया था वो 8, और उसके बाद डी में यहां पे दिया 10, सॉरी। तो पूछा था इसके केस में कि कितना टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। मैंने कहा अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है 0 अनहाइब्रिडाइज्ड, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है 1 अनहाइब्रिडाइज्ड, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है 2 अनहाइब्रिडाइज्ड। तो बच्चों पहले निकाल दो इसका हाइब्रिडेशन। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp2, मतलब इस कार्बन के पास 1 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद इस कार्बन का देखेंगे, इसका भी हाइब्रिडेशन हो गया sp2, मतलब 1 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। और यहां पे देखेंगे इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp, मतलब इसके पास 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। और इसका भी हाइब्रिडेशन हो गया sp, मतलब इसके पास 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो 2 2 4 5 1 6, आप कहोगे टोटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का संख्या यहां पे हो गया 6। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी और आपको ये बहुत मदद करेगा, जानकारी आपको ये बहुत अच्छा मिला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन आप देखें, ये दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड C एंड इसके केस में आपको CH3 ऐसा दिया हुआ है। अगर इसमें से पूछा कि टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कितना है, तो बच्चों आप देखोगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, इसका भी sp है और इसका कितना है sp3 है। मतलब टोटल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल यहां पे जो होगा वो हो जाएगा इसके केस में कितना बच्चों, sp में 2p अनहाइब्रिडाइज्ड, sp में 2p अनहाइब्रिडाइज्ड, तो 2 2 4, और sp3 में 0 अनहाइब्रिडाइज्ड। तो टोटल यहां पे हम लोग कहेंगे कि प्रोपाइन में जो हो गया 4 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इसके केस में बाकी है। उम्मीद करता हूं बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो ध्यान दीजिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि अगर आपको यहां पे दिया हुआ है मीथेन, और मीथेन में पूछा ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये 4 सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग से बना हुआ है। आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, तो किस ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से बना हुआ है ये 4 सिग्मा बॉन्ड। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाइड्रोजन के लिए लेना है 1s, हाइड्रोजन के लिए लेना है 1s, और वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। देखना है कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आप कहोगे बच्चों इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, और आपको पता है अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है उसके पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल कितना हो गया 4। एक कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो 1s 3p जाता है इंटरमिक्सिंग में, मतलब 4sp3 ऑर्बिटल होता है। तो आप कहोगे इसके केस में यहां पे क्या कि ये हो गया 1sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3 1s, तो कहोगे 4ch सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म बाय लीनियर ओवरलैपिंग। ठीक है, लीनियर ओवरलैपिंग बिटवीन sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। जी हां, ध्यान रखोगे यहां पे sp3 1s हो रहा है लीनियर ओवरलैपिंग, तो sp3 कार्बन 1s हाइड्रोजन, sp3 कार्बन 1s हाइड्रोजन, sp3 1s। तो बच्चों आपको पूछेगा कि मीथेन में जो 4 यहां पे बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड वो किसके बीच में ओवरलैपिंग से बना हुआ है, तो आप कहोगे sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर आप देखो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये CH है और यहां पे ये है। तो बच्चों आप जानते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है।
एक सिग्मा और एक पाई है, आपको पूछेगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग से बना हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, इस कार्बन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी क्या होगा sp2। तो आप कहोगे एक जो यहां पे सिग्मा बॉन्ड पहले आपको दिख रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड जो यहां पे बना हुआ है वो बना हुआ है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो बना हुआ है ना sp2 ओवरलैपिंग। कैसे बना हुआ है बच्चों? sp2 लीनियर ओवरलैपिंग से बना हुआ है। इसके केस में कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और जो 4 यहां पे बना हुआ है 4CH सिग्मा बॉन्ड जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? आपको हमेशा ध्यान रखना है, कार्बन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोजन का लेना है 1s। तो आप कहोगे 4CH सिग्मा बॉन्ड जो बना होता है वो बना होता है sp2 1s लीनियर ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपको sp2 1s लीनियर ओवरलैपिंग के द्वारा बना हुआ है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 1s और ये दोनों के बीच में हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो जब दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है तो यहां पे sp2 ओवरलैपिंग से बना हुआ है। और पाई बॉन्ड कैसा बनता है? तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग बिटवीन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। जब कभी भी मैं पाई बॉन्ड की बातें करूंगा ना बच्चों, तो पाई बॉन्ड की बात जब भी करूंगा तो कहोगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये समझ में आ गया ना? अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना? वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं, देखता हूं और आगे बता करके यहां पे अगर इथाइन ले लिया जाए तो इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बना हुआ है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसे बना हुआ है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। जब भी पूछे कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कैसे हुआ है, जैसे 1 सिग्मा होता है 2 पाई होता है, तो कुछ नहीं करना, जिस 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड की बातें कर रहा है उसका निकाल देने का हाइब्रिडाइजेशन। आप देख लीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और इसका भी क्या है? sp। मतलब यहां पे हम लोग कहेंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो बना हुआ है वो बना हुआ है sp लीनियर ओवरलैपिंग से। बात खत्म। यहां पे हम लोग कहने वाले हैं sp और sp ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो दो जो यहां पे CH सिग्मा बॉन्ड है वो बना हुआ है इसके केस में sp1s लीनियर ओवरलैपिंग। ओके ओके। और पाई बॉन्ड तो मैंने बता दिया, चाहे इथीन हो चाहे इथाइन हो, अगर कहीं पे पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है ना वो होता है जब अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है तो वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बातें समझ में आ गई ना? वेरी गुड। अब यहां से एक क्वेश्चन देता हूं, ये अगर आप बना दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि बात मेरी आप तक पहुंच चुकी है और आप यहां इस बातों को समझ चुके हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ये पूछा जाता है, इसमें बच्चों आपको यहां से ये रिंग दिया हुआ है, इसमें ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है और इसमें से पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे कितना है। नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, और ऑप्शन में आपको दे रहा है 2, उसके बाद दे रहा है 3, उसके बाद दे रहा है 4, उसके बाद यहां पे कह रहा है 5। बताइए कि नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड कितना है। बच्चों इसको बताने का बहुत आसान तरीका है, आपको निकालना पड़ेगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अक्सर बच्चा क्या करता है जानते हो, यहां पे आंसर मारता है 2, क्योंकि देखता है 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है, समझता है एक यहां पे होगा एक यहां होगा। अरे बच्चों ऐसा नहीं है, आप इसमें देखो, आप अगर यहां पे देखोगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, तो यहां पे एक कार्बन sp2, यहां भी एक कार्बन sp2, तो इस दोनों के बीच में जो दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है उसके बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बना होगा sp2 लीनियर ओवरलैपिंग से। और फिर इसके बाद देखिए इस कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन देखोगे, इसका भी sp2, ये भी sp2,
ऊपर वाला भी sp2। जब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों sp2 है तो इस दोनों के ओवरलैपिंग से जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड वो भी बनेगा वहां पे sp2 और sp2 लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा। एक यहां पे इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन देखोगे, इस कार्बन का बीच वाला जो है इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है sp2। तो यहां पे इस कार्बन का sp2, इसका भी sp2, इसके बीच में भी ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 3। अब बाद बाकी आप देखोगे ये कार्बन sp3 है बीच में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहां भी sp3 है सिंगल बॉन्ड है, यहां भी sp3 है सिंगल बॉन्ड है, और यहां भी sp3 है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और कहीं पे आपको दिखेगा नहीं। ये sp2 sp2 1 सिग्मा बॉन्ड, sp2 sp2 दूसरा सिग्मा बॉन्ड, sp2 sp2 तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी आपको पूछा जाए sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड या sp3 sp3 सिग्मा बॉन्ड, आपको कुछ नहीं करना है, हर एक कार्बन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, और हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके और देखना है जिस सिग्मा बॉन्ड के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो सिग्मा बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से बना है, तो किसके ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है, तो यहां पे हमको निकाल लेना होगा दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड को देखो, तो ये सिग्मा बॉन्ड का नीचे भी sp3 है, ऊपर भी sp3 है, मतलब दोनों बना हुआ है sp3 के लीनियर ओवरलैपिंग से बना हुआ है। यहां पे ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, हम लोग कहेंगे sp3 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन यहां देखिए, यहां ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है, यहां ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है, तब हम लोग कहते हैं कि ये बना हुआ है चाहिए वो दोनों बना हुआ है sp3 sp2 के लीनियर ओवरलैपिंग से बना हुआ है। Am I right? बातें समझ में आ गई ना? वेरी गुड। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं कि कौन सा होता है प्लेनर और कौन सा होता है नॉन प्लेनर। इस क्वेश्चन पे मैं पहले कुछ बेसिक बता देता हूं, उसके बाद अगले लेक्चर में रखेंगे उसको डिटेल में, ठीक है? ओके, देखिए, तो जहां कहीं भी अगर आप लोगों को पूछा जाता है कोप्लेनरिटी, और इसी को हम लोग कहते हैं प्लेनर, और इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं कोप्लेनर। बच्चों इसका मतलब हुआ जिसमें हर एक एटम या ग्रुप एक प्लेन में होगा। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हर एक एटम ग्रुप एक ही प्लेन में होगा उसको कहा जाता है कोप्लेनर या प्लेनर, और जिसका हर एक एटम एक प्लेन में नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन प्लेनर। तो सुनिए यहां पे क्या होने वाला है। इसके केस में हम लोग कहने वाले हैं, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है और sp2 है, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp और sp2 है, उसको हम लोग यहां पे कहने वाले हैं हो जाएगा कोप्लेनर, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं प्लेनर। लेकिन अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक भी कार्बन, पूरे मॉलिक्यूल का एक भी कार्बन अगर sp3 हो गया, तो आपको यहां पे कहना होगा कि उस मॉलिक्यूल को हम लोग यहां पे कहते हैं नॉन प्लेनर। बिल्कुल, अगर पूरे मॉलिक्यूल का एक भी कार्बन sp3 हो गया, उसको आंख बंद करके कहना है कि वो मॉलिक्यूल जो होने वाला है वो होता है नॉन प्लेनर। बिल्कुल। अब यहां से आइए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बातें कर लेते हैं, किस तरीके से यहां पे हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम लोग बातें करें, ये दिया हुआ है मेरे को इथेन। तो अगर आपको पूछेगा कि इथीन जो है वो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, तो आप कहोगे क्या सर जी, आप ही ने तो बताया अभी तुरंत कि sp2 कार्बन वाला होता है प्लेनर, और ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। अगर आप देखें तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो होने वाला है वो होगा कोप्लेनर। और इसके केस में अगर पूछता है कि हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर, हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर, कितने एटम इसका एक ही प्लेन में है। तो बच्चों आप ध्यान रखना, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। अगर कोई sp कार्बन है या कोई sp2 कार्बन है, तो sp कार्बन और sp2 कार्बन से अटैच्ड, sp कार्बन और sp2 कार्बन से अटैच्ड सारे एटम उसी प्लेन में होते हैं जिस प्लेन में वो sp2 कार्बन और sp कार्बन होते हैं। ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, उससे अटैच्ड जितने भी एटम होगा सबके सब एक प्लेन में होगा। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों sp2 है, दोनों एक ही प्लेन में होगा, उससे अटैच्ड ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सारा का सारा एक ही प्लेन में होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो sp2 कार्बन तो एक प्लेन में होता ही है, उससे अटैच जितने भी एटम होते हैं सबके सब एक प्लेन में होते हैं। आप कहोगे कि टोटल हो गया 6, 1 2 3 4 5 6।
जब ये प्लेनर है तो प्लेनर का मतलब हुआ कि सारा का सारा एटम ग्रुप एक ही प्लेन में होता है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करोगे। इसी प्रकार से दूसरा हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है अपन का बेंजीन। क्या है? बेंजीन। और मेरे को मालूम है आप कहोगे कि सर बेंजीन का सारा कार्बन, बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 होता है। तो जब हर एक कार्बन sp2 होता है इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्लेनर। जी हाँ, प्लेनर या कोप्लेनर कहते हैं। और अगर इसमें से पूछा जाएगा हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया क्या, हाउ मेनी एटम्स आर, अगर निकालना है कि कोप्लेनर तो sp2 कार्बन से अटैच्ड, sp2 कार्बन से अटैच्ड जितने भी एटम हैं सबके सब एक प्लेन में होते हैं। इसका मतलब है 6 कार्बन, 6 के 6 कार्बन यहां पे sp2 है और उससे अटैच्ड 6 हाइड्रोजन है। तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन टोटल यहां पे कितने होंगे? 12। तो कहेंगे 12 एटम जो होते हैं इसके केस में वो कोप्लेनर होते हैं। इसको समझने का कोशिश करिएगा। तो टोटल यहां पे 6 एटम, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, मतलब 12 एटम इसका कोप्लेनर होता है। अच्छे तरीके से इसको आप समझ सकते हो। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा। जैसे कि बच्चों यहां पे आप देखने का कोशिश करोगे थर्ड एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। सबसे पहली बात यहां पे देखो, ये कार्बन इसका कैसा है? sp3। और ये कार्बन कैसा है? sp2। और ये कार्बन कैसा है? sp3। और ये जो ऑक्सीजन है ये कैसा है? ये जो ऑक्सीजन है ये भी है sp2। ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहली बात आपको मैंने कहा ना, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी कार्बन अगर sp3 हो गया, एक भी कार्बन अगर sp3 हो गया, इसका मतलब उसको हम लोग यहां पे कहने वाले हैं नॉन प्लेनर। लेकिन अब इसमें से आपको पूछा जाता है कि हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर। ओके, हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर। ऐसा तो होगा नहीं कि सब के सब अलग प्लेन में होंगे। इसमें से आपसे ये पूछा जाता है कि कितने एटम एक प्लेन में होते हैं। और जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताने का कोशिश किया है, sp2 कार्बन से अटैच्ड जितने भी एटम होते हैं सब के सब एक प्लेन में होते हैं। sp2 कार्बन एंड sp कार्बन से अटैच जितने भी एटम होते हैं सबके सब एक प्लेन में होते हैं। इसका मतलब ये कार्बन sp2 है, देखिए ना, ये कार्बन sp2 है और ये ऑक्सीजन भी sp2 है। ये दोनों का दोनों एक ही प्लेन में होगा। और इसी sp2 कार्बन से अटैच्ड ये sp3 कार्बन भी है। तो मैंने आपको कहा ना, sp2 कार्बन से अटैच जो भी एटम होता है, चाहे sp हो, sp2 हो, चाहे sp3 हो, सबके सब होते हैं एक ही प्लेन में। आप कहोगे इस sp2 कार्बन से अटैच्ड ये sp2 ऑक्सीजन, ये sp3 कार्बन और ये sp3 कार्बन, सबके सब एक ही प्लेन में होते हैं। अब दूसरी बात एक और याद रखिएगा, अब sp3 कार्बन से जो अटैच्ड एटम होता है, ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं कि sp3 कार्बन से जो भी अटैच्ड होता है एटम, उसमें एक एटम होता है उस पे एबव द प्लेन, बिल्कुल एक होता है एबव द प्लेन, एक होता है इसके केस में बिलो द प्लेन, और एक होता है सेम प्लेन, मतलब जिस प्लेन में ये कार्बन होता है उसी प्लेन में पाया जाता है वो तीसरा हाइड्रोजन। और ये कार्बन उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में वो sp2 कार्बन होगा। इस पे भी वही बात कहेंगे, किसी भी sp3 कार्बन से अटैच्ड जो भी एटम होगा उसमें एक एटम हम लोग कहते हैं अलग प्लेन में होगा, यानी कि एबव द प्लेन होता है, दूसरा भी अलग प्लेन में होगा मतलब बिलो द प्लेन होता है, और तीसरा जो होता है इसके केस में वो होता है सेम प्लेन में। ये कार्बन sp2, ये ऑक्सीजन sp2, दोनों एक ही प्लेन में होगा। उससे अटैच्ड ये दोनों कार्बन एक ही प्लेन में होगा, और उससे अटैच जो तीसरा हाइड्रोजन होता है वो तीसरा हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये sp3 कार्बन होता है। बच्चों 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। और ये जो दो हाइड्रोजन है और ये जो दो हाइड्रोजन है दोनों अलग अलग प्लेन में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 आप कहोगे टोटल यहां पे 6 एटम जो होता है इसका वो सेम प्लेन में होता है एसीटोन का, और बाद बाकी 4 एटम अलग प्लेन में होता है। 2 होता है एबव द प्लेन और 2 होता है बिलो द प्लेन। यही कारण है कि उसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल नॉन प्लेनर। बिल्कुल, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक आपको दिखाता हूं
जेई मेन में पूछा था 2020, जेई मेन 2020 में क्या पूछा गया था, ये जो टॉलिन दिया गया है वो टॉलिन में टोटल नंबर ऑफ कितने एटम एक प्लेन में होता है, ये दिया हुआ है टॉलिन। सबसे पहली बात तो मुझे मालूम है कि इसका नाम तो है टॉलिन, और चूंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे कैसा है sp3, तो अगर sp3 हो गया है इसको हम लोग कहने वाले हैं कि ये होता है नॉन प्लेनर। बिल्कुल यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं नॉन प्लेनर। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये तो देखना होगा ना कि हाउ मेनी एटम्स आर कोप्लेनर, क्योंकि मैंने आपको बताया है बच्चों कि sp3 कार्बन से आपको मैंने बताया है कि sp2 कार्बन और sp कार्बन से अटैच्ड जितने भी एटम होते हैं सब के सब उसी प्लेन में होते हैं जिस प्लेन में sp2 और sp कार्बन होते हैं। तो आपको यहां पे करना क्या है, सबसे पहले इसके केस में जो ये दिया हुआ है sp2 कार्बन सबको यहां पे लिख देना है। मतलब 6 हो गया sp2 कार्बन, 6 हो गया sp2 कार्बन। सारे के सारे sp2 कार्बन होते हैं सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में होते हैं, और उससे अटैच्ड 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और एक कार्बन उसी प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होगा। और आपको पता है बच्चों मैंने आपको क्या बताया है, फिर से सुनिए, sp3 कार्बन अगर कहीं पे है तो sp3 कार्बन से अटैच जितने भी एटम है उसमें एक फर्स्ट एटम हम लोग कहेंगे एबव द प्लेन हो जाएंगे, और एक हम लोग कहेंगे कि बिलो द प्लेन हो जाएंगे, एक हम लोग कहेंगे कि सेम प्लेन में हो जाएंगे। इसके केस में एक हाइड्रोजन है सेम प्लेन में, उसी प्लेन में जिस प्लेन में ये कार्बन है, और ये कार्बन उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये sp2 कार्बन है। इसका मतलब बच्चों 6 के 6 कार्बन sp2 सेम प्लेन में, उससे अटैच्ड 5 हाइड्रोजन 1 कार्बन सेम प्लेन में, यानी कि हो गया 6 और 5 हो गया इसके केस में 11, उसके बाद ये कार्बन 12 और ये हो गया 13। यहां पे हम लोग कहने वाले हैं कि टोटल 13 एटम्स आर कोप्लेनर टॉलिन में। मात्र ये एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ये होता है दो अलग अलग प्लेन में, बाद बाकी 13 एटम्स आर कोप्लेनर यहां पे कह सकते हो। ये जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेन का क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों, बातें समझ में आ गई ना। और आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ चलता हूं। अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगा मैं आप लोगों के लिए रेजोनेंस का टॉपिक, तो रेजोनेंस पढ़ने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है, रेडी है ना। अगर आप रेजोनेंस पढ़ना चाहते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि अगले टॉपिक मैं बनाना चाह रहा हूं आप लोगों को रेजोनेंस का, ठीक है। ओके, आपको कुछ क्वेश्चन बताना है, जैसे कि ये दिया हुआ है, इसके बारे में बताइए कि ये होता है प्लेनर कि नॉन प्लेनर। कहोगे क्या सर जी मजाक करते हैं क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन, ये सारे कार्बन sp3 है, तो जैसे ही सारा कार्बन sp3 है मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन प्लेनर। या फिर मेरे को ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि अगर सर जी यहां पे ऐसा दिया हुआ है तो क्या कहेंगे, इसमें भी सारा कार्बन sp3 है, मतलब इसको हम लोग कहेंगे नॉन प्लेनर। अरे बच्चों, एक भी कार्बन अगर किसी मॉलिक्यूल में sp3 होगा उसको कहेंगे नॉन प्लेनर। यहां तो सारा का सारा sp3 है, लेकिन अगर बच्चों यहां पे आपको दिया हुआ है इस तरीके का, इसको हम लोग कहते हैं बायफिनाइल, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको पूछा कि बायफिनाइल जो मॉलिक्यूल जो है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, तो आप देखो सारा का सारा कार्बन कैसा है, sp2, तो सारा का सारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल सारे के सारे कार्बन sp2 है, कोई भी sp3 नहीं है। आप कहोगे कि ये जो बायफिनाइल होता है ये होता है कोप्लेनर, और ये क्वेश्चन हम लोगों का आ चुका है नीट में 2016 में, इसका आंसर यही था, ठीक है ना। बाद बाकी और भी ऑप्शन था जो कि sp3 कार्बन था, sp3 कार्बन होने के कारण वो सारे के सारे था नॉन प्लेनर, और यही आपको बायफिनाइल दिया हुआ था जिसमें कि सारे के सारे sp2 था, और पूछा यही था इनमें से कौन सा प्लेनर है, तो यही है प्लेनर। उसके बाद सुनिए, अगर आपको यहां पे दिया हुआ रहता है C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे दिया हुआ है CH3 और यहां दिया हुआ है CH3, बच्चों आपसे पूछेगा ये मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। आप कहोगे बड़े ही गर्व के साथ कि यहां पे सर जी ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है। अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक भी कार्बन sp3 हो गया, इसका मतलब उसको हम लोग जो कहने वाले हैं, ये मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम लोग अब कहते हैं
नॉन प्लेनर। बिल्कुल ये कोप्लेनर नहीं होगा अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक भी कार्बन sp3 हो जाता है तो। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ये है और इसके बाद ये है, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड के साथ ये है, उसके बाद यहां पे दिया हुआ इस तरीके का डबल बॉन्ड है, फिर इस तरीके का दिया हुआ डबल बॉन्ड है। बोलिए तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? बच्चों सारे कार्बन sp2 है, देखो ना सारे कार्बन के अबाउट डबल बॉन्ड है। और जब सारे कार्बन के अबाउट यहां पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को हम लोग जो कहने वाले हैं इसको कहते हैं कोप्लेनर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्लेनर। बिल्कुल कोप्लेनर या प्लेनर कह सकते हैं, बिकॉज ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और एक आपको ऐसा दे देता हूं, लगे हाथ एक और क्वेश्चन बना देता हूं। आप लोगों का साथ छोड़ने का तो मुझे मन नहीं करता है, मन करता है कि पढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं और आप पढ़ते जाओ, ठीक है ना। यहां पे देखिए इस कंपाउंड को पूछेगा कि ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। तो बच्चों इधर रिंग का सारा कार्बन sp2 है, ये रिंग का सारा कार्बन sp2 है, लेकिन इस कार्बन को जरा सा देख लीजिए ऊपर वाला कार्बन। तो ये कार्बन अगर आप लोग देखेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको कैसा दिख रहा है? sp3। बिल्कुल यहां पे sp3 हाइब्रिडेशन है। और जैसे ही आपको बताया एक भी कार्बन अगर sp3 हो जाता है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल को हम लोग यहां पे कहने वाले हैं कि होता है नॉन प्लेनर। बिल्कुल ये नॉन प्लेनर हो जाएगा क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल में एक कार्बन sp3 मिल चुका है। अगर पूरे मॉलिक्यूल में सारे के सारे कार्बन एटम अगर sp2 या sp होंगे ना, तभी उसको हम लोग कहते हैं कि वहां पे होने वाला है वो प्लेनर। अगर एक भी कार्बन sp3 होगा तो कहते हैं उसको हम लोग नॉन प्लेनर। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा ही पॉपुलर मिलता है, वो आपको पहले नीट में पूछा जा चुका है, CH3C और इसके बाद यहां पे हो गया इसके केस में C एंड CH3। और यहां से पूछा यह जाता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड। कितने कार्बन एटम यहां पे लीनियरली अरेंज्ड हैं? ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। इसमें कितने कार्बन एटम लीनियरली अरेंज्ड है? तो 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 तो कार्बन ही नहीं है। अब आपको बच्चों मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट क्या दिया कि sp कार्बन और sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन और sp कार्बन से जो भी अटैच्ड होता है सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। आप कहोगे कि sp कार्बन जो होता है, sp कार्बन होता है लीनियर। तो sp कार्बन होता है लीनियर, तो उससे अरेंज्ड, उससे अटैच्ड, sp कार्बन से अटैच्ड जो भी एटम होगा वो सारा का सारा लीनियरली अरेंज्ड होगा। तो इस कार्बन से अटैच्ड एक कार्बन ये भी है और इस कार्बन से अटैच्ड ये भी कार्बन एक है। आप कहोगे भले ही sp3 है, भले ही sp3 है, लेकिन अरेंज्ड किससे है? sp से। अटैच्ड किससे है? sp से। तो अगर sp कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा, भले वो sp3 क्यों ना हो, वहां पे वो प्रेजेंट होगा 180 डिग्री पे, यानी कि वहां पे वो लीनियरली होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन में पूछे कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड, तो वहां पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि sp कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितना है। आप कहोगे यहां पे 1 2 3 4। sp वाला तो लीनियर होता ही है, sp वाला खुद लीनियर होता ही है, उससे अटैच्ड जो भी कार्बन होगा सब लीनियरली होगा। आप कहोगे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो sp कार्बन होता है वहां पे लीनियर स्ट्रक्चर, 180 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, उससे अटैच जो भी कार्बन होगा सबके सब होते हैं लीनियर। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। और ये हाइब्रिडेशन का इतना कॉन्सेप्ट आप रखते हो, जो मैंने आप लोगों को देने का कोशिश किया है 2-3 लेक्चर में, उतना आपके लिए एनफ होता है। सारे लेक्चर को आप देख लीजिएगा। अब इसके आगे मैं आप लोगों को रेजोनेंस वाला टॉपिक लेकर के आऊंगा, एरोमेटिसिटी वाला लेकर के आऊंगा। तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश होकर के खूब पढ़ाई करिए और अपने ड्रीम कॉलेज में जाइए, लाइफ को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।